Good afternoon, everyone. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important for more than just our appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is a very common on your skin or nails. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal skin infections can look like a rash. It can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Kavita Mehendiratta, live from Faridabad to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Kavita is a dermatologist, cosmetologist, and trichologist from Faridabad and has an experience of 19 plus years in this field. She practices at Dr. Kavita Skin Clinic in Sector 28, Faridabad. She completed MBBS from Pandit B.D. Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences in 2000 and DVD from again Pandit B.D. Sharma Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak, Haryana in 2003. Today, Dr. Kavita will share with us on fungal infection. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कविता आपका हमारे इस सेशन में. Hello everyone. Thank you so much. I am Dr. Kavita Mehendiratta from Faridabad and I practice in Faridabad only. I have two clinics in Sector 37 and Sector 28 in Faridabad. Thank you so much for inviting me. That's great, Dr. Kavita, and it's a pleasure for us to have you with us in this session. And today, as we are talking about a very कॉमन थिंग, फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं और आमतौर पर लोग उसको कई बार या तो सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन से, या फिर कई बार इग्नोर भी करते हैं, हालांकि इग्नोर करने वाली चीज नहीं है. तो ऐसे में सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे डॉक्टर, व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. Fungal infection is basically any kind of infection which is caused by fungus. And these may cause the red skin rash over body, and patient may feel itching may be severe or mild. Patient कभी कभी जो प्रेजेंट करता है कि उस एरिया पे वो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा रेडनेस है, या फिर उसे बर्निंग भी होती है, या फिर वो इचिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है उसको, तो इन सिम्टम्स के साथ आता है वो. और यूजुअली प्रोलॉन्ग सिम्टम होते हैं क्योंकि इनिशियली पेशेंट ट्राई टू टेक द मेडिसिन देमसेल्व्स, कि वो शुरू में खुद ही अप्लाई कर लेते हैं, बट लेटर ऑन उनसे होता क्या है, वो कई बार स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं, उसके बाद वो फंगल इन्फेक्शन उनका बढ़ता ही चला जाता है और सुपर इम्पोज्ड कई बार उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं. तो फंगस इज कॉज्ड बाय फंगस ओनली एंड सिम्टम्स आर वेरिंग, लाइक रेडनेस भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है, स्केलिंग भी हो सकती है, यस बर्निंग भी हो सकती है. कई बार पेशेंट्स को उसके ऊपर जब बैक्टीरियल आ जाता है तो दाने भी साथ में पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे साथ साथ उसके ऊपर पेनफुल लीजन्स भी हैं. तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. बिल्कुल. तो फंगल इन्फेक्शन यानी वो इन्फेक्शन जो फंगस से हो रहा है, और कौन से बॉडी पार्ट्स हैं डॉक्टर जहां पे बहुत आम तौर पर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कहां पे ज्यादा हो सकता है? कॉमनेस्ट जो है वो जो हमारे फोल्डेड एरियाज हैं, लाइक अंडर आर्म्स हो गई, अंडर लेग्स हो गए, बिलो चेस्ट हो गया, ये कॉमन एरियाज हैं. अदरवाइज स्कैल्प में भी बहुत कॉमनली आते हैं पेशेंट प्रेजेंट विद फंगल इन्फेक्शंस. एंड वन टर्म इज टीनिया कॉर्पोरिस. इसमें पेशेंट हेड टू टो कहीं भी उसको पैचेस हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शंस के. नेल भी इन्वॉल्व होते हैं कई बार फंगल इन्फेक्शंस में, बट कॉमन जो फोल्डेड एरियाज हैं बॉडी के जहां हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है वहां पे कॉमन है. राइट. कौन से ऐसे सीजन होते हैं डॉक्टर, ऐसे मौसम, क्योंकि अभी जैसे ऑनसेट मॉनसून है, बहुत ज्यादा पसीना होता है, पसीने के साथ हम बहुत लंबे लंबे घंटों तक रहते हैं, तो ऐसे कौन से मौसम है या कंडीशंस है जिसमें फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं? विंटर्स में भी है फंगल इन्फेक्शन बट काफी कम रेट है. समर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फंगल इन्फेक्शन, और मॉनसून सीजन में काफी ज्यादा हो जाता है पेशेंट्स को. और पेशेंट्स ऑलमोस्ट यू कैन गेस कि एवरी ऑल्टरनेट पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद फंगल इन्फेक्शन. इतना ज्यादा कॉमन हो गया आजकल फंगल. और फर्दर
जो स्टेरॉइडल क्रीम्स पेशेंट्स लगाते हैं, तो कई बार उनसे इनिशियली सिम्टम्स तो सप्रेस हो जाते हैं, बट बाद में वो इतना फ्लेयर अप हो जाता है कि पेशेंट्स इचिंग करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एकदम, कि मुझे बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है। तो कॉमन सीजन समर और मॉनसून है। विंटर्स में कई बार तो हम क्लोथ्स, कई बार ऑक्लूसिव क्लोथ्स डाल लेते हैं, बहुत सारे 2-3 लेयर्स होती हैं हमारे कपड़ों की, तो कई बार उसमें भी होता है, बट कॉमन जो है वो समर और मॉनसून में। बिल्कुल, तो समर और मॉनसून में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और ऐसे में बहुत ये सही वक्त है जब हम इस पर बात कर रहे हैं। समर्स है मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया में, मॉनसून भी आने वाला है, कहीं कहीं आ गया है, तो ऐसे में ऑनसेट ऑफ मॉनसून भी है। डॉक्टर, हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और खासकर हम तब बात कर रहे हैं जब गर्मी बहुत है मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना बहुत है। प्रिकॉशन हम क्या ले सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन ना हो? सबसे पहले तो जो कई बार हम स्विमिंग पूल जाते हैं या फिर लॉकर रूम्स में जाते हैं, तो वी डोंट हैव फ्लिप फ्लॉप्स, और तो वो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो वो वेट एरियाज हैं, जहाँ पे हम कई बार बेयर फुट ही घूम रहे होते हैं, तो वहां पे हम कुछ फ्लिप फ्लॉप्स यूज करें। वो कॉमनेस्ट सोर्स है फंगल इन्फेक्शन का। फिर कई बार हम शेयरिंग जो है, क्लोथ्स की शेयरिंग हो गई, कॉम की, टॉवल्स की शेयरिंग, उसके बाद भी फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो वो अवॉइड करें। फिर जब आफ्टर टेकिंग बाथ वी शुड वाइप ऑफ आवर बॉडी थॉरली, क्योंकि वो जितना ड्राई रहेगा बॉडी, उतना जो है कम फंगल इन्फेक्शन आने के चांसेस कम रहेंगे। टोज के बीच में जब हमारी वेटनेस रह जाती है, इवन हमने पूरी बॉडी अगर वाइप ऑफ कर भी लिया, लेकिन अगर टोज के बीच में थोड़ा भी वेटनेस रह गई, मे बी ड्यू टू स्वेटिंग, मे बी ड्यू टू वाटर, तो वो वहां पे वो फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने लग जाता है दोबारा से। तो वो कीप द area between toes dry. Maybe you can apply some powder, change your socks daily, and change your undergarments daily, and keep the area dry. Maybe if you are heavily sweater, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है कई patients को, so they can keep on changing clothes maybe twice a day. बिल्कुल। Basically keep yourself dry. बिल्कुल, तो बॉडी को ड्राई रखना, स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे स्वेट एक्यूमुलेट हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, वहां उस एरिया को ड्राई रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मॉनसून में हमने देखा है कई बार तो डॉक्टर कपड़े भी नहीं सूखते। स्वेटिंग तो एक इशू है ही, कपड़े भी बहुत, कई बार हम लोग अगर मशीन ड्राई भी करते हैं तो उसमें एक डैम्पनेस रही जाती है। बहुत सुखाने की कोशिश करते हैं, फिर वो क्रिस्प नहीं सूखते हैं। तो उन कपड़ों को पहनने से भी क्या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं? कपड़ों पे तो बहुत आसानी से फंगस लग जाता है। डेफिनेटली कपड़ों के थ्रू रादर हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी कई बार स्प्रेड कर देते हैं इन्फेक्शंस, और हमें तो रीअकरेंस के हैं ही चांसेस। तो मॉइस्ट क्लोथ्स एंड डैम्पन क्लोथ्स शुड बी अवॉइडेड। एंड आप या तो अगर उस वेदर में अगर धूप नहीं है तो या तो आयरन कर सकते हैं कपड़ों को थोड़ा और ड्राई क्रिस्प करने के लिए, या फिर एयर ड्रायर्स यूज कर सकते हैं, बट यूज ओनली ड्राई क्लोथ्स। मॉइस्ट एंड डैम्पन क्लोथ्स विल एग्जर्बेट द कंडीशन। बिल्कुल, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को सूखा रखें, जो कपड़े हम पहने वो साफ हो और साथ ही साथ अच्छे से प्रॉपर्ली सूखे हुए हो। अगर नेचुरली वो ड्राई नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसे आयरन कर सकते हैं, एयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। फैमिली में Further यस type of clothing also matters. We should अच्छा, use cotton clothes in summer and monsoon because they absorb the sweat. अदरवाइज कई बार स्पोर्ट्स स्टफ रहता है तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो स्किन पे ही स्वेट लगा रह जाता है, तो उसके बाद फंगस एग्जिबिट होता रहता है उसके ऊपर। तो इसलिए जो टाइप ऑफ क्लोथ्स है दैट शुड बी चोजन वेरी वाइजली। जीन्स अवॉइड करनी चाहिए जिनको अगर फंगल रीअकर होता रहता है उनको। Maybe once a while they can wear jeans, but regularly they should not use jeans because वो stuff ऐसा रहता है कि वो air pass नहीं हो पाती है उसमें। तो either use cotton trousers, leggings, jeggings, these all will do, but avoid jeans and use cotton clothes. राइट, तो जिन्हें हम कहते हैं ब्रीदेबल क्लोथिंग वो पहनना चाहिए। कॉटन बेस्ट है, लिनन Right. जो हवा आर बार हो सके, और बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है अगेन एंड अगेन कि स्वेट अक्यूमुलेट ना हो। अगर होगा या मॉइस्चर होगा, पानी होगा, डैम्पनेस होगा, तो उससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर, क्या फैमिली में अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो वो दूसरे मेंबर्स को भी हो सकता है? डेफिनेटली अगर फैमिली में है किसी को
तो वो कॉम्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, वो टॉवल्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, हैंडकरचीफ के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। इवन अगर आपके सोल्स में किसी के है फंगल इन्फेक्शन, तो वो आपके शूज या जो हम कई बार चप्पल शेयर कर लेते हैं, एक ने पहनी फिर दूसरे ने, उसके थ्रू भी वो स्प्रेड हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर कविता जी। डॉक्टर, आप बता रहे थे कि किस तरह से एक फैमिली में फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अंडरगारमेंट्स हैं अगर, या फिर जिन जो इन्फेक्टेड हैं उनके सबके कपड़े अगर एक साथ वॉश हो रहे हैं, तो वो तब भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। हालांकि सर्फ जो है दैट इज बेसिक इन नेचर, बट वो कई बार फंगल स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो एटलीस्ट अंडरगारमेंट्स तो जिनको भी अफेक्टिव है, जो भी फंगल है, तो उनके अंडरगारमेंट्स दे शुड वॉश सेपरेटली, और शेयरिंग थोड़ा अवॉइड करें सो दैट वी कैन स्टॉप स्प्रेडिंग द फंगल इन्फेक्शन। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई एक घर की, एक फैमिली की, या हॉस्टल में है, मतलब ऐसे क्लोज्ड जहाँ पे एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि उनमें से कौन इन्फेक्टेड है, तो शेयरिंग ना करके बेसिकली हम चीजों को ठीक कर सकते हैं या स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है डॉक्टर, जहाँ हमको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट तो नहीं आया, जैसे जिम में, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कई बार हमें नहीं पता होता। और खासकर वो लोग जो दोज हु आर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन, व्हाट कैन दे डू एज अ प्रिकॉशन? क्योंकि अगेन जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये वो वाला मौसम है, वो सीजन है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तो जिन्हें रीअकरेंस की दिक्कत है, वो क्या सावधानी बरते, खासकर पब्लिक प्लेसेस में? पब्लिक प्लेसेस पे अगर वो वेट और डैम्प एरिया है तो स्प्रेडिंग के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन अगर ड्राई एरियाज हैं, जैसे कि आप बसेस और रेलिंग्स या ऐसे कह रहे हैं, तो उनसे एक्चुअली कांटेक्ट टाइम इतना कम है कि वो इस तरह से नहीं वो स्प्रेड होता है। अगर होता भी है तो व्हेनेवर यू रीच होम, तो हैंड वॉश कर लीजिए, कपड़े चेंज कर लीजिए तुरंत, कि अगर आपको लग रहा है आप ऐसी जगह से आए हैं जो थोड़ा इन्फेक्टेड हो सकती थी। और अदरवाइज जिसको भी फंगल है वो भी थोड़ा कवर्ड ही होगा, जैसे मे बी बस सीट्स की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी अपने जो ऊपर उसके लेयर ऑफ क्लोथ्स होगी, तो वो थोड़ा सा इस टाइप से चांसेस कम है क्योंकि कांटेक्ट टाइम कम है। अदरवाइज जो डैम्प एरियाज है उसमें क्या है कि वो ग्रो भी करता रहेगा फंगस वहां पे खुद भी, तो ड्राई एरियाज में वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो वो उस टाइप से है कि अगर आप वेट एरियाज में स्प्रेड हो सकता है, पर ड्राई एरियाज में हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं वॉशिंग से, चेंजिंग ऑफ क्लोथ से, कांटेक्ट टाइम कम है वहां पर, तो इस तरीके से स्प्रेड होने के चांसेस थोड़े कम है। अदरवाइज यू कैन वॉश योर हैंड्स व्हेनेवर यू रीच होम। एक बेसिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पब्लिक टॉयलेट से भी क्या हो सकता है, फैल सकता है? यस, पब्लिक टॉयलेट से भी हो सकता है। रादर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कॉमन थ्रू पब्लिक टॉयलेट, फंगस आर नॉट सो कॉमन, बट थोड़े से रहते हैं कॉमन। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है पब्लिक टॉयलेट से, क्योंकि वो सीट जब आजकल जो यूज कर रहे हैं जिस टाइप के सीट्स, तो वहां पे क्या है, टचिंग एक एक उसकी हुई पेशेंट की, फिर दूसरा अगर नॉर्मल है तो उसकी टचिंग हुई, तो दे कैन स्प्रेड, बट उससे हम थोड़ा बैक्टीरियल वाले ज्यादा स्प्रेड होते हैं उससे। राइट, बिल्कुल। डॉक्टर, इनिशियली भी आपने ये बात कही कि कई बार हम लोग ओवर द काउंटर जो ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और जैसा आपने भी मेंशन किया कि शुरू-शुरू में वो हमको लगता है कि ये तो मैजिक क्रीम है, इससे देखो इचिंग बिल्कुल ठीक हो गई, रैश बिल्कुल ठीक हो गया, और हमको लगता है हम ठीक हो गए। लेकिन फिर कई बार रिकरेंस होता है या बहुत लंबा वक़्त लग जाता है उसे ठीक होने में, और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक तो हम अवेयरनेस ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही आपको लगे कि इन्फेक्शन है, even if you're not sure about it, whether it's fungal or not, you should go and consult an expert, which is a qualified dermatologist in this case. दूसरा कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन से हमें बचना है। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन किस तरह से नुकसान कर सकता है? ओवर द काउंटर मेडिकेशन में एक तो ये प्रॉब्लम है कि जो मेडिसिन मिलती है वो कॉम्बिनेशन में होती है, उसमें एंटीबायोटिक भी होगा, एंटी फंगल भी होगा, स्टेरॉइड भी होगा। तो वो जब पेशेंट्स जब तक लगाते हैं तब तक रिलीफ है, 2 4 5 दिन उन्हें लगता है कि इट्स अ मैजिक क्रीम एज यू आर सेइंग, और फिर उसके बाद वही चीज उन्हें, उससे फंगल इन्फेक्शन फ्लेयर अप होता रहता है। वो अप्लाई कर भी रहे हैं तो भी उन्हें लग रहा है कि हमारा ठीक ही नहीं हो रहा, इससे रादर बढ़े जा रहा है, फिर भी वो अप्लाई करे जा रहे हैं। लेकिन वो एक साइकिल बन जाता है, जितना अप्लाई करते हैं वो बढ़ता भी है, लेकिन उससे अप्लाई किए बिना उनसे रहा भी नहीं जाता है। तो बिल्कुल। उसको
उसको साइकिल को थोड़ा ब्रेक करना है, कि अवॉइड करना है कि जब हम क्रीम्स लें मार्केट में, अगर हमें अपने आप यूज करनी है तो अवॉइड करें कि उसमें स्टेरॉइड ना हो। फिर जब डायग्नोसिस बन गया है कि बैक्टीरियल है या फंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यूज करें कि आपको एंटी फंगल क्रीम यूज करनी है या एंटी बैक्टीरियल यूज करनी है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाली क्रीम रिलीफ तो जल्दी दे देंगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा उनसे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। धीरे बिल्कुल। धीरे ऐसे यूजेस के बाद स्किन भी थिन होने लगती है। वहां पर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके बाद उन्हें स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं लॉन्ग टर्म यूज स्टेरॉइड क्रीम्स के बाद। तो वो साथ साथ उस एरिया में फिर आप फंगल भी ट्रीट कर रहे हो, उनके स्ट्रेच मार्क्स भी ठीक कर रहे हो, तो वो ट्रीटमेंट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल, हम आम तौर पे जो एक हमारी टेंडेंसी है कि हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन केमिस्ट शॉप गए, केमिस्ट वाले भैया से ही पूछ लिया कि भैया इन्फेक्शन हो रहा है कुछ दे दो, या फंगल इन्फेक्शन है कोई एंटी फंगल क्रीम दे दो। ये बहुत आम प्रैक्टिस है और हमें लगता है कि ये करके हम डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे, कम पैसों में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो एक्चुअली हमारी कंडीशन को, हमारे सिम्टम को और ट्रीटमेंट के लेंथ को आने वाले समय में बढ़ाने वाला है। So please save your Right. time, save your energy, save your money and go to the right person, save your health. तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, ये बहुत जरूरी है। रिकरेंस की हम बात कर रहे थे, कई लोगों में फंगल इन्फेक्शन बार बार आता है और एक सिमिलर क्वेश्चन हमारी एक व्यूअर है सोनम नागर, उनका भी है कि डॉक्टर इज देयर अ वे टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग बैक। तो फंगल इन्फेक्शन क्यों बार बार कई लोगों को होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? रिकरेंस के बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हमें फर्स्ट टाइम फंगल इन्फेक्शन आया, तो हमने जब उसे ट्रीट किया, हमने 5-7 दिन मेडिसिन की, खाई या लगाई, जैसे भी किया, तो उसके बाद वो ऊपर से तो अच्छे से रिकवर हो गया, पर थोड़ा इंटरनली बच गया। उसके बाद वो स्पोर्स जो हैं उसके, वो मल्टीप्लाई करते गए और हमें लगा कि वो तो ठीक हो गया था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद, मे बी 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ के बाद वो फिर से आ गया। तो उसको हमें लगता है वो रियकरेंस हो गया, बट वो पहले ठीक हुआ ही नहीं था। ऊपर से तो सिम्पटम्स इम्प्रूव हो गए थे। तो पेशेंट्स पेशेंट्स को कैटेगराइज करना पड़ता है कि वो पहले वाला ही सिम्पटम कंटिन्यू कर रहा है, या फिर वो रियकरेंस, पहले वो कंप्लीटली रिकवर हो गया था, पेशेंट ने बहुत और भी मेडिसिन ली थी कई दिन, उसके बाद ये 2-3 महीने बाद आया है, या कुछ 15-20 दिन बाद ये आ गया है। तो फर्स्टली तो आप ये रिकॉग्नाइज करें कि आपका एक बार ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स 5 डेज उन्होंने मेडिसिन की, 7 डेज की, उन्हें लगता है कोर्स पूरा हो गया, बट वो फंगस उस वक्त कम तो हो गया था। सिम्टम्स भी आपको, ऊपर वाली लेयर आपको लगे क्लीन हो गई है तो फंगस चला गया, बट वो अभी था अंदर, तो वो धीरे धीरे फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू हो गया। तो इसलिए रिकरेंस के लिए आपको अवॉइड करने के लिए ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने की बहुत जरूरत है। उसके लिए जैसे एक तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जो भी आपके नियर बाय हैं जिनसे भी आप करना चाहते हैं, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सी एंटी फंगल आपको सूट करेगी, क्योंकि मार्केट में कई तरीके की हैं। जब आप नॉर्मली जाते हैं केमिस्ट पे, तो वो जो भी उसको ठीक लगता है वो दे देता है, बट एक्चुअली वो आपको सूट करेगी नहीं। वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सी सूट करेगी। फिर उसके बाद आप डॉक्टर की एडवाइस में रहें, 2-3 बार फॉलोअप करें जब जब वो बताते हैं, और उस ट्रीटमेंट को पूरा कीजिए। छोड़ने से पहले उनसे पूछिए कि मेरा क्या पूरा हो गया ट्रीटमेंट, अब मैं छोड़ दूं? तभी छोड़िए। कई बार अपने आप लगता है कि ठीक हो गया, हम छोड़ देते हैं, बट फिर वो दोबारा आ जाता है। अदर कंडीशंस, अब किसी को डायबिटीज है, मतलब मोस्ट कॉमन तो ये है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है। उसके बाद सेकेंडली वो डायबिटीज अगर किसी को है, उसके पेशेंट्स थोड़े कम है, बट स्टिल किसी को पता ही नहीं है कि डायबिटीज है, अनडायग्नोज्ड है उसकी। कई बार हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो जब उन्हें फंगल रिएकर होता रहता है, तब हम उनका लेवल्स कराते हैं चेक, फास्टिंग ब्लड शुगर रैंडम, या फिर पोस्ट पेरेंडियल, तो तब वो डायग्नोज होते हैं कि उन्हें तो डायबिटीज काफी टाइम से चल रहा था। मे बी ये भी एक कारण हो सकता है रियकरेंस का। कई बार इम्यूनिटी पेशेंट की ठीक नहीं है, कोई मेडिसिन वो ले रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, उसके कारण रियकर हो सकता है, बट ये रीजन इतने कॉमन नहीं है। कॉमन यही है कि कई बार वो ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं हुआ होता। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, कई बार हम एंटीबायोटिक्स किसी भी रीजन से जब ज्यादा ले रहे हैं, हमें कोई और डिसीज है, या हमें एडवाइस किया है डॉक्टर ने कि एंटीबायोटिक्स इतने दिन लेनी है, तो वो हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं, उनको भी सप्रेस कर देती है एंटीबायोटिक्स।
प्रोलॉन्ग से। अब लेनी जरूरी है क्योंकि आपकी डिसीज उसके बिना रिकवर नहीं हो पाएगी, तो फिर उससे फंगल कई बार फ्लेयर अप हो जाता है, बॉडी में बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न्स है वो एक तो ये कि हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना करें, वरना एक तरह से हम कह सकते हैं एंटी फंगल रेजिस्टेंट हो जाएगा या वो ठीक से ठीक नहीं होगा और बार-बार वो आएगा। दूसरा, अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर पे ट्रस्ट करना, प्रिस्क्रिप्शन को पूरा फ़ॉलो करना और डॉक्टर से बात करके ही मेडिकेशन स्टॉप करना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आम तौर पर जैसे ही हमको लगता है जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि अरे ये तो ठीक हो रहा है, अब तो मुझे दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो गया है। लेकिन एक्चुअली वो हो सकता है बहुत सीरियस हो, आपको सिर्फ सुपरफिशियल देख के लग रहा है कि ये तो ठीक हो गया और ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लगातार बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस को लेके। डॉक्टर, नेल पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे क्यों होता है और क्या करें अगर नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन है? नेल का देखिए कॉमनेस्ट सोर्स तो मैं कहना चाहूंगी, जब इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जब आप नेल फाइलिंग कर रहे हैं, या आप कॉमन पेडिक्योर एक रीजन हो सकता है फंगल स्प्रेडिंग का, या घर में किसी को है तो वो उस तरीके से भी हो सकता है। हुँ, नेल में एक्चुअली बस प्रॉब्लम ये है कि कई बार तो सारे नेल्स अफेक्टेड हो जाते हैं, कई बार एक या दो ही होते हैं, लेकिन वो पूरा जो नेल का स्ट्रक्चर है वो सारा डिफॉर्म्ड हो जाता है। आप देखने में कई बार किसी किसी का नेल हार्ड हो गया है, कई बार ऊपर से उठ गया है, उसके नीचे जो है डेड स्किन इकट्ठी हो गई है उसकी, तो वो डिफॉर्म्ड हो जाती है उसकी स्ट्रक्चर। पेनफुल भी रहता है कई बार पेशेंट के लिए, हुँ, और अराउंड 2-3 मंथ्स लग जाते हैं उसके लिए, पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए। अगर नेल फंगल इन्फेक्शन है तो 3 मंथ्स के अराउंड ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें ओरल भी आपको लेनी पड़ती है, एप्लीकेशन के लिए भी देते हैं, और साथ साथ ब्लड टेस्ट में ये सब बाकी टेस्ट भी कराए जाते हैं, डायबिटीज के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए वो सब टेस्ट भी कराए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, सीबीसी वगैरह, ताकि आपका फंगल जो नेल फंगल है वो थोड़ा टाइम ले लेता है ठीक होने में। बिल्कुल। चूँकि आपने इन टेस्ट का ज़िक्र किया डॉक्टर, तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की शिकायत लेकर, तो वो फंगल इन्फेक्शन है या नहीं, क्या ये देख के ही आप बता देते हैं या कई बार कोई टेस्ट भी किया जाता है डायग्नोज़ करने के लिए? नहीं नहीं, सर्टेनली टेस्ट है, स्क्रैपिंग करते हैं कॉमनली हम, कि उसके ऊपर से स्क्रैपिंग लेके उसे केओएच सॉल्यूशन में डाइल्यूट करके, और हुँ, फिर जब माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम उसमें स्लाइड बना के देखते हैं तो फंगल जो थ्रेड्स हैं वो विजिबल होते हैं। बट वो हुँ, सबके केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर पेशेंट पहले से क्रीम्स वगैरह अप्लाई करके आए हैं एंटी फंगल, तो मे बी हुँ, उस वक्त वो इतना ग्रो नहीं कर रहा हो। तो लेकिन वो ये कुछ ही पेशेंट्स में जरूरत होती है। मोस्टली जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन है, जो टीनिया में होती है, रिंग वॉर्म में होती है, तो वो तो टिपिकल ही अगर रहती है तो फिर बहुत ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है करने की। हुँ, उसके हुँ। साथ कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ सुपर इम्पोज होता है, तभी भी हम दोनों ही इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट देते हैं साथ में, बैक्टीरियल भी और फंगल का भी। तो हर तो केस में जरूरत नहीं है, बट स्क्रैपिंग पॉसिबल है। बिल्कुल। और स्कैल्प का डैंड्रफ भी बहुत कॉमन है डॉक्टर और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको कई बार लगता है कि ये डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है या नहीं हमको नहीं पता होता और डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए या तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ अवेलेबल है ओवर द काउंटर या फिर हम बहुत सारा तेल भी सर पे, स्कैल्प पे लगा लेते हैं। हमको लगता है ये ड्राई स्किन है, ये ऑयल एप्लीकेशन से ठीक हो जाएगा। तो इन दोनों के ही बारे में ओवर द काउंटर जो एंटी फंगल या एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं या फिर ऑयल हेल्पफुल है? नहीं, अगर आपको डैंड्रफ है या फंगल स्कैल्प फंगल है तो ऑयल हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो पोर्स को बेसिकली ब्लॉक कर देगा। अंदर हुँ, आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल वाले ग्लैंड्स हैं, वो ऑलरेडी एनलार्ज्ड है, वो ऑलरेडी उसमें ऑयल है, तो आपको ऊपर से ऑयल अप्लाई करने से रादर और ब्लॉकिंग हो जाएगी। हालांकि आपको ड्राइनेस लगेगी, आपको लगेगा डैंड्रफ इज ए ड्राइनेस बेसिकली, कि आप हुँ, ऑयल अप्लाई करेंगे तो वो ठीक होगी ड्राइनेस, हुँ, but हुँ, actually it's not like that. So maybe rather oil can exacerbate the condition. It will not बिल्कुल, cure the condition. It can हुँ, exacerbate. उसमें पेशेंट को फील होगा उस वक्त लगाने के बाद कि एक दिन के लिए उसका स्कैल्प साफ हो गया है। आपको डैंड्रफ जब आपने ऑयल लगाया उसके बाद हेड वॉश कर लिया तो डैंड्रफ उसी में ही चिपक के निकल गया, हुँ, लेकिन उसको लगा मेरा हेड एक दिन के लिए क्लीन हो गया तो वो मेरे को अफेक्टिव है।
बट एक्चुअली में वो नहीं हेल्प कर रहा है, रादर वो इंक्रीज कर रहा है। तो ऑयल शुड नॉट बी अप्लाइड इन डैंड्रफ पेशेंट्स। ओके। और एंटी फंगल शैम्पूज या ओवर द काउंटर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं वो हेल्पफुल होते हैं? हाँ, अगर माइल्ड डैंड्रफ है तो ओवर द काउंटर एंटी डैंड्रफ शैम्पू काफी यूजफुल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ग्रेडिंग ज्यादा है, आपको ऑलमोस्ट पूरे साल ही अगर आपको डैंड्रफ रहती है, कई बार तो चलो सीजनल आ गई, एंटी फंगल शैम्पू से काम बन गया, हम्म। तो इसका मतलब डायग्नोसिस आपका सिर्फ डैंड्रफ ना होके थोड़ा और सिवियरिटी में जा रहा है। उस केस में फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और एप्लीकेशन की भी मेडिसिन होती हैं, साथ में आप ओरल मेडिकेशन भी देते हैं, ओरल एंटी फंगल, या आपके जो ग्लैंड्स हैं उनको स्क्वीज अप करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं। तो वो साथ साथ मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज जब आप हेड वॉश करते हैं तब रिलीफ है, 2-3 दिन के बाद फिर आपका जो डैंड्रफ है, जो सेवियर डैंड्रफ है, वो वापस आ जाता है। फिर और भी डिसीज है, सोरियासिस, सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जो डैंड्रफ की तरह प्रेजेंट करती हैं। पेशेंट को यही लगता है कि डैंड्रफ है, बट एक्चुअली वो एक स्किन डिसीज होती है। तो फिर जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो तभी ही वो आपको डायग्नोसिस बन पाएगा कि वो इतने टाइम से क्यों है, या आपके सिर्फ एंटी फंगल शैम्पू से वो ट्रीट क्यों नहीं हो पा रही है। तो वो फिर डायग्नोसिस तब बन पाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए अगर डैंड्रफ भी है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए इससे पहले कि हम हिट एंड ट्रायल करें या एक्सपेरिमेंट करें विद द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि आजकल एक बहुत चलन में है क्योंकि मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये नॉर्मल डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं, किसी और तरह का इन्फेक्शन तो नहीं, और ये आपको एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन पे हम लगातार काम कर रहे हैं डॉक्टर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने? ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखिए, एंटी फंगल क्रीम्स हैं, एंटी उसमें भी आगे कैटेगरीज हैं कि हमें जब पेशेंट्स के क्लिनिकली उनको डायग्नोस करने के बाद लगता है कि ये पेशेंट को ये वाला जो एंटी फंगल क्रीम्स हैं वो सूट करेंगे, तो वो हम डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट यूज करते हैं, वो एक सेम नहीं रहता है ऑइंटमेंट। प्लस आप ओरल एंटी फंगल्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कई टाइप्स की है। वो भी डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स चेंज होती हैं कि कौन सी किसको सूट करेगी, उसकी हिस्ट्री लेके कि कोई और किसी मेडिसिन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है। कोई मेडिसिन है जो सिर्फ फंगल ग्रोथ को इनहिबिट कर पाती है, रोक पाती है। कोई मेडिसिन है जो फंगल सेल्स को किल कर देती है। तो वो हमें पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करना पड़ता है कि इनको ओरल एंटी फंगल की रिक्वायरमेंट है, इनको सिर्फ क्रीम की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा एंटी फंगल पाउडर्स, एंटी फंगल बॉडी वॉश, एंटी फंगल सोप्स, दीज ऑल आर एडजुवेंट थेरेपी। आप अकेले ये दे देंगे तो पेशेंट क्यों नहीं होगा, खाली सोप दे दिया या पाउडर्स दे दिए। We need to give the creams and oral antifungals if required. बिल्कुल। ये जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, ये कितना सेफ है? लॉन्ग टर्म में भी अगर लें तो क्या इसके कोई पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और आर दे एब्सोल्युटली सेफ डॉक्टर? These are safe if you take under the prescription of a doctor. और आप डॉक्टर की ही एडवाइस से, उन्होंने जितना आपको बताया है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, क्योंकि सब एंटी फंगल्स का अलग अलग ड्यूरेशन रहता है सेफ्टी का। तो फिर आप उनके ही प्रिस्क्रिप्शन पे आप उतना ही लीजिए जितना एडवाइस किया गया आपको। अदरवाइज दीज आर सेफ, वी कैन टेक देम फॉर द लॉन्ग टर्म थेरेपी। प्रेग्नेंट लेडीज या लैक्टेटिंग मदर्स, इनको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले सकती हैं, एंटी फंगल दवाइयां ले सकती हैं, या लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं क्या वो भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट ले सकते हैं? यस, प्रेग्नेंट लेडीज को यूजुअली हम सिर्फ एंटी फंगल क्रीम्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बहुत ज्यादा किसी को है तो कुछ एक एंटी फंगल ऐसी हैं जो हम ओरल एंटी फंगल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट यूजुअली आई अवॉइड ओरल एंटी फंगल इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स। It's better not to give oral antifungal because some oral antifungals may cause abortions and even birth defects. So oral antifungals ideally should be avoided during pregnancy. One or the other antifungals, they have like studies that these are safe in pregnancy.
जी, बिल्कुल। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में बिल्कुल डॉक्टर से सबसे पहले सलाह लें और उसी हिसाब से अगर दवाइयाँ दी जा रही हैं या टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए दी जा रही हैं, तो बोले ओवर द काउंटर मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। ये बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। तो ओवर काउंटर मेडिकेशन से बचें, डॉक्टर के पास जाएँ, सही सलाह लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं एंटी फंगल्स पे भी और साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन पे भी। क्या होता है फंगल इन्फेक्शन, कैसे होता है और कैसे इससे ठीक कर सकते हैं? जी डॉक्टर, तो आप बता रहे थे कि कौन-कौन जो है दोज़ हू आर प्रोन टू एंटी फंगल और फंगल इन्फेक्शंस रादर। से उनको बता दें कि हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे और जैसा कि डॉक्टर कविता ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें, ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ है या और कोई कोमॉर्बिडिटी है या आप प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग लेडी हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप फंगल इन्फेक्शन सबसे पहले तो इग्नोर नहीं करना है और उससे भी ज़रूरी बात सही जगह पहुँचना है, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना है आपका फंगल इन्फेक्शन और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या नहीं, तो भी आप एक डॉक्टर की सलाह लीजिए। वो तो कई बार मोस्टली क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से ही बता देंगे कि आपका जो रीज़न है वो फंगल इन्फेक्शन है। जी, डॉक्टर कविता। And now it's clear? My voice यस, is यस, clear now? एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। जी। ओके, फाइन। सो जैसा कि हमने पहले बात करी, डायबिटीज कैन बी वन ऑफ द रीजन। फिर आपका अगर वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ पे वेट है, मॉइस्ट है, डैम्प एरियाज हैं, तो आप थोड़े प्रोन रह सकते हैं, रिस्क फैक्टर वो एक है। फिर अगर आप ऐसी मेडिसिन पे हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स कई बार होती हैं, तो हो सकते हैं आप रिकरेंस। हुँ, हुँ। प्लस अगर आपने पहले आपको हुआ है और आपने इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया है, तो आप प्रोन है रिकरेंट इन्फेक्शन के लिए। प्लस अगर आप यूजुअली टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, उसमें क्या रहता है कि आपकी क्लोथिंग आपका स्टफ सिंथेटिक है या जीन्स है या फिर टाइट क्लोथिंग में स्पोर्ट्स वियर ही हमेशा, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको स्पोर्ट्स वियर ही हमेशा डालने हैं, तो आप प्रोन है फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो इस तरह बहुत सारे यही रीजंस हैं जिसमें आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार हो सकता है या ये रिस्क फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। कियारा हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी एक व्यूअर हैं और कियारा का सवाल है कि क्या बच्चों को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? हाँ जी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें बच्चों को भी हो सकता है इन्फेक्शन। यूजुअली तो पेरेंट्स कई बार अफेक्टेड हैं, तभी उन्हीं के साथ ही वो प्रेजेंट करते हैं कि बच्चों को भी हो गया है। और हुँ। कई बार मे बी बच्चे कई बार बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वो फैमिली हिस्ट्री ना होते हुए भी उनको हमने देखा है कि फंगल इन्फेक्शन होता है बच्चों में। ओके। अद्विक सिंह हैं, पूछ रहे हैं, कैन आई कंटिन्यू माय रेगुलर एक्टिविटीज सच एज़ वर्कआउट और एक्सरसाइजिंग व्हाइल बीइंग ट्रीटेड फॉर फंगल इन्फेक्शन? तो क्या फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के साथ एक्सरसाइज रेगुलर एक्टिविटीज की जा सकती हैं डॉक्टर? यस, श्योर की जा सकती है, बट शुरू शुरू में जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और आपकी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, अगर आप हैवीली स्वेटर हैं, तो आप हुँ, कुछ दिन शुरू में अवॉइड करें, मे बी 4-5 डेज डिपेंडिंग अपॉन योर सेवेरिटी। हुँ, तब हुँ, तक आपका थोड़ा सा जब सिम्टम्स आपके कंट्रोल होने लग जाए और आपको ये लगे कि आप वो एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको स्वेटिंग थोड़ी कम हो। अदरवाइज नॉर्मल एक्टिविटीज कुछ भी मना नहीं है, कुछ भी अवॉइड नहीं करिए, आप सब कर सकते हैं। बस थोड़ा हैवीली स्वेटिंग अवॉइड करें, वो भी शुरू शुरू में। जब आप बिल्कुल। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो टू गेट द गुड रिजल्ट्स आप थोड़ा शुरू शुरू में अवॉइड कर सकते हैं, बट लेटर ऑन यू कैन ज्वाइन। फेयर इनफ। मोनिका शर्मा हमारे साथ हैं। मोनिका का सवाल है, इज इट नेसेसरी टू मेक एनी चेंजेस टू माय डेली रूटीन और लाइफस्टाइल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? क्या कोई तब्दीली हम अपने लाइफस्टाइल और डेली रूटीन में ला सकते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट के दौरान जिससे बेहतर हो हमारा ट्रीटमेंट? डेफिनेटली आप एक तो लाइफस्टाइल में यही है कि अपने आप को ड्राई अच्छे से करें। आप अपने जो अंडर अंडर एरियाज हैं या फोल्डेड एरियाज हैं वहां पे थोड़ा ड्राई रखें, मे बी यू कैन अप्लाई सम पाउडर ओवर द एरियाज। इन बिटवीन टोज में जो वेट रह जाती है, जैसे कि हमने पहले बात की, उसमें थोड़ा पाउडर अप्लाई करके रखें। अगर किसी का शूज वियरिंग 12 आवर्स तक रहता है, जैसे पेशेंट्स आते हैं कि सुबह से रात तक उनके शूज थोड़ा रहते ही हैं पैर में, तो वो जो बाकी टाइम जो आप एंटी फंगल पाउडर अप्लाई करके जब आप शूज नहीं पहन रहे हैं, तो आप उसे ड्राई रख सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि मेरे को सिम्टम्स थोड़े आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। फर्दर टाइट क्लोथिंग अवॉइड करें लाइफस्टाइल चेंजेस में। जीन्स आप, अगर आपको लगता है कि कुछ भी इचिंग है आपके जो
ग्रॉइन एरिया में या कैसे भी, तो जीन्स थोड़ा अवॉइड करें. कॉटन ट्राउजर्स, लेगिंग्स, पैंट्स, दिस विल डू. कॉटन स्टफ विल डू बेटर. ये सब अगर चेंजेस करेंगे तो काफी हद तक फंगल इन्फेक्शन ट्रीट भी हो जाएगा और प्रिवेंट भी हो सकता है, जिसको नहीं. बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर कविता, कुछ आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं, कोई टेक होम मैसेज, कोई बात? टेक होम मैसेज यही है कि आप अपने आप को ड्राई रखें और ताकि फंगल इन्फेक्शंस ना हो. और स्किन की हेल्थ के लिए आप अपना डेली बाथ लें. और अपने जो टाल्स हैं और आपके जो कुछ पर्सनल आइटम्स हैं, बेटर है कि आप शेयर ना करें. वंस ए वाइल तो आप अवॉइड कई बार नहीं कर पाते हैं. और टाइट क्लोथिंग अवॉइड करें. बिल्कुल। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है, सेल्फ मेडिकेट ना करें। दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कविता मेहंदीरता, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू. थैंक यू. और व्यूअर्स, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए स्किन हेल्थ एंड केयर पर आप प्लीज जुड़े रहे हमारे एफबी पेज ऑल अबाउट स्किन वेलबींग से. हम लोग यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है. थैंक यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू.